जब पार्टिकल्स अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका टॉपिक नंबर 2 ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। अब जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं। तो कैसे मूव करते हैं और किस प्रोसेस से मूव करते हैं वो आज हम इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले डिफ्यूजन। अब सेल्यूलर लेवल पर जाने से पहले ना मैं तुम लोगों को ये बता सकती हूँ कि डेली लाइफ में हम डिफ्यूजन को कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मम्मी ने बढ़िया पूजा पाठ करी है ना, और अगरबत्ती मम्मी ने लगा दी, ठीक है, एक रूम के कॉर्नर पे। अब थोड़े देर बाद, मतलब कुछ मिनटों में या कुछ सेकंड में ही तुम्हें दूसरे रूम के दूसरे कोने तक उसकी खुशबू आने लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अगरबत्ती का जो धुआं है वो उस जगह पर ज्यादा था जहां पर अपन ने वो अगरबत्ती जलाई थी। ठीक है, और वो जो उसका धुआं है वो ज्यादा से कम की तरफ मूव हो गया है ना। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, मतलब द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ जाती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। एक बेसिक से एग्जांपल समझाती हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने तो टैंक लगाए और इसको ना मैंने कवर कर दिया, 1 मिनट, 2 मैंने टैंक लगाए और इसके बीच में मैंने पाइप कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पाइप कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ ज्यादा पानी है ए टैंक में और यहाँ थोड़ा सा पानी है बी टैंक में। अब जो वाटर होगा वो ए टू बी जाएगा कि बी टू ए जाएगा? तो मैम ऑब्वियसली कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ ही तो जाती है, तो जो वाटर है वो ए टू बी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन। तो द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मतलब आप डिफ्यूजन खुद से कराने नहीं जा रहे हो, वो चीज अपने आप हो रही है। अब जैसे अगरबत्ती का धुआं, ठीक है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंच रहा है, तो वो क्या तुम करवा रहे हो कि धुएं को ऐसे बोल रहे हो आजा आजा दूसरी तरफ चले जाए? ऐसा नहीं बोल रहे हो ना। तो इसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, मतलब रैंडम मूवमेंट। ओके, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर एंड लीव द सेल बाय डिफ्यूजन। अब ये चीज कैसे होती है? जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारे लंग्स में ज्यादा हो गई। अब अपने जो लंग्स होते हैं ना उसमें होती है एल्वुलाई। ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होती है? एल्वुलाई। तो ये जो एल्वुलाई होती है वहां पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, अब ये जो एल्वुलाई है, जैसे ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अब अपनी बॉडी में ज्यादा होगी क्योंकि अपन ने ऑक्सीजन इनहेल कर दिया। तो जो ऑक्सीजन है वो आता है अपने एल्वुलाई से, जो भी ब्लड कैपिलरीज उससे कनेक्टेड है उसमें। और ये जो ब्लड कैपिलरीज है बेटा वो किससे कनेक्टेड होती है? वो अपनी पूरी बॉडी में फैली होती है, अपनी पूरी बॉडी के हर एक सेल ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रही होती है। तो इस तरीके से अपन जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो सारे सेल्स में चले जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वहीं बेटा सेल्स में हो रही होती है रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस, जिसमें जो अपना फूड होता है जिसको अपन लिखते हैं ग्लूकोज C6H12O6, वो इसी ऑक्सीजन से जब कंबाइन करता है तो वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, थोड़ा सा वेपर और एनर्जी रिलीज करता है। खैर वाटर वेपर और एनर्जी का अभी तो अपने को कोई काम नहीं है, अपने को काम है पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अपन उसी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सेल से रिलीज होती है, बाहर जाती है और इन कैपिलरीज में आ जाती है, क्योंकि हर एक सेल से कैपिलरीज कनेक्टेड है। ठीक है, कैपिलरीज सेल से कनेक्टेड होती है। तो सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड दी कैपिलरीज को। अब ये जो कैपिलरीज है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगी और इसको ले जाएगी एल्वुलाई के पास। और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। कैपिलरीज में बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। ठीक है, वरना पूछो कि मैम कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चले गया, तो उसमें पोर्स होते हैं ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड चले जाता है। जब अपन एक्सहेल करते हैं तो CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस होती रहती है। तो डिफ्यूजन ही तो हो रहा है कि अपन ने ऑक्सीजन इनहेल किया, ऑक्सीजन ज्यादा था तो ऑक्सीजन ज्यादा एल्वुलाई में ज्यादा था, फिर एल्वुलाई से वो चले गया कैपिलरीज में। ठीक है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी में ज्यादा हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज के थ्रू एल्वुलाई में जाएगा, एल्वुलाई से फिर वो ट्रैकिया है ना, और इस तरीके से नेजल कैविटी से कवर, वो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहां से फिर बाहर निकल जाएगा, एक्सहेल हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर एंड लीव द सेल बाय डिफ्यूजन। नेक्स्ट ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस भी सेम ही चीज होती है, लेकिन फिर फर्क क्या है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में? तो देखो 4 तरीके की मेम्ब्रेन्स होती है, इसको मैं एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। एक होती है परमिएबल मेम्ब्रेन,
एक होती है परमिएबल, एक होती है सेमी परमिएबल, एक होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, और एक होती है इम्परमिएबल, एक होती है इम्परमिएबल। आप देखो परमेबल का मतलब क्या होता है, जैसे ये सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, इतना तो पता ही है ना, मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था। तो जैसे सेल है, सेल के ऊपर अगर जो मेम्ब्रेन है, अगर सारे मटेरियल्स जो भी, जैसे सेल के बाहर जो भी मटेरियल्स है, सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स है, तो अगर ये मेम्ब्रेन सेल के अंदर और सेल के बाहर के जो मटेरियल्स हैं उसको आने जाने दे रही है, ट्रांसपोर्ट होने दे रही है, तो उसको बोलेंगे परमेबल। मतलब ये किसी भी मटेरियल पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही है। यहाँ पर अगर प्रोटीन से तो बोल रही है हाँ प्रोटीन अंदर आ जाओ, है ना, यहाँ पे कोई भी और पार्टिकल से, लिपिड से तो बोल रही है हाँ अंदर आ जाओ, लिपिड्स को बाहर जाना है बाहर चले जाओ। तो मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो किसी भी मटेरियल पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है, वो हर मटेरियल को अंदर ले रही है, या तो हर मटेरियल को वो बाहर जाने दे रही है ना, इन एंड आउट, तो उसको बोला जा रहा है परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल में सेमी का मतलब होता है हाफ, लेकिन कई जगह ना सिलेक्टिव को ही सेमी लिख देते हैं, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो होती है जो हाफ मटेरियल्स को अंदर आने दे और हाफ मटेरियल्स को बाहर जाने दे। फॉर एग्जांपल बेटा ये सेल है, ठीक है, अब सेल के बाहर यहाँ पर 10 पार्टिकल्स है, मान लेते हैं ना 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो अगर ये इसमें से सिर्फ 5 पार्टिकल्स को अंदर आने दे रहा है ना, या फिर 5 पार्टिकल्स को बाहर जाने दे रहा है, मतलब जितने भी टोटल पार्टिकल्स है उसमें से आधे पार्टिकल को अगर ये मेम्ब्रेन अंदर आने दे रही है या आधे पार्टिकल को बाहर जाने दे रही है, तो अपन इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिर होता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में कोई आया है ना, तो पहली बात तो तुम उसको आने नहीं दोगे, ठीक है, जो तुम्हारे पहचान का होगा उसी को तुम घर में बुलाओगे। ऐसे ही जो भी बिन बुलाए मेहमान या कोई भी अनजान अगर सामने आके खड़े हो जाएगा और बोल देगा कि मुझे शेल्टर दे दो, तुम क्या उसको आने दोगे? नहीं, ठीक है। तो तुम क्या हो, सिलेक्टिव हो ना लोगों को लेकर। उसी तरीके से सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है कि ऐसी सेल मेम्ब्रेन जो सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अंदर आने दे या फिर सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही बाहर जाने दे, उसको बोला जाता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। फिर आती है इम्परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब ऐसे सेल मेम्ब्रेन, ऐसी सेल मेम्ब्रेन जो किसी भी पार्टिकल को ना अंदर आने दे रही है ना किसी पार्टिकल को बाहर जाने दे रही है, तो इस तरीके की सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं इम्परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन्स मैंने समझा दिए। अब जो ऑस्मोसिस होता है ना, वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी आएगा यहाँ पर, कहीं कहीं सेमी लिखा होता है, कहीं कहीं सिलेक्टिवली लिखा होता है, बट प्रेफर करना कि इस जगह सेमी लिखो, है ना। तो ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से, मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल ये प्लांट का तो अपन बाद में देखते हैं, सबसे पहले एक बात बताओ, जैसे रेजिन्स होती है, रेजिन्स वो किशमिश तुमने गलाई, है ना, अब जो किशमिश होगी वो सुबह तक फूल जाएगी। क्यों फूल जाएगी बेटा, उसको 2-3 दिन तक में रखना, वरना फटी जाएगी, है ना, फूलने की जगह उसकी, या तो उसकी शुगर ही निकल जाएगी। तो जो रेजिन्स होती है फूल क्यों जाती है, क्योंकि ये रेजिन है, रेजिन की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, सेमी परमेबल है या तो सिलेक्टिवली परमेबल है, ठीक है। तो जो वाटर है वो इसके अंदर एंट्री ले रहा है, तो इसको अपन बोल रहे हैं एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी 2 तरीके के होते हैं, वो भी मैं समझा देती हूँ। एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है एंड ऑस्मोसिस, और एक होता है एक्सोस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस मतलब ये होता है कि बेटा अगर जो पानी है वो अंदर आ रहा है, अगर पार्टिकल्स अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस। जैसे जो रेजिन्स होती है, अगर अपन उसको पानी में भिगोकर रखते हैं तो वो रेजिन स्वेल अप हो जाती है। तो स्वेल अप क्यों होती है, क्योंकि जो बाहर सराउंडिंग वाटर है वो उसके अंदर उसने एंट्री ले ली। तो जब पार्टिकल्स अंदर की तरफ एंट्री लेते हैं तो उसको बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मेंशन जरूर करना, वरना मैम उसको कट कर देगी उस आंसर को, क्योंकि फिर वो डिफ्यूजन का आंसर हो जाएगा। तो थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जरूर लिखना। दोनों की डेफिनेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में, ठीक है। बस ऑस्मोसिस में थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ जाता है, डिफ्यूजन में सिर्फ इतना ही आता है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और द ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। और एक्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब पार्टिकल्स जो होते हैं वो अंदर से बाहर की ओर मूव करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। एक्स मतलब एग्जिट, बाहर, एंड मतलब अंदर, एंट्री, ठीक है। एग्जाम्पल, प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जैसे जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, प्लांट सेल्स में क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, ठीक है, कि जो प्लांट की रूट्स हैं, रूट्स ने क्या किया, रूट्स ने पानी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। अब ये जो रूट्स हैं
है ना, ये रूट के सेल्स ने सॉइल से पानी एब्जॉर्ब किया। अब क्या ये सेल वो पानी अपने पास रख लेते हैं? नहीं, उस पानी को वो दूसरे सेल्स को देते हैं। अभी ये जो सेल्स हैं वो सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, ये जो रूट सेल्स है ये ये सॉइल के ज्यादा कांटेक्ट में थे, ठीक है। तो इन्होंने वाटर लिया, अब इनके पास पानी ज्यादा था तो उन्होंने किसको दिया? नेबरिंग सेल को, फिर नेबरिंग सेल ने दूसरे नेबरिंग सेल को। इस तरीके से पूरा जो प्लांट होता है उसमें पानी का सर्कुलेशन हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशंस ऑन सेल्स। अब कुछ सॉल्यूशंस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इन सॉल्यूशंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि इफ वी पुट आरबीसी इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल हैपन, और इफ वी पुट आरबीसी इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन व्हाट विल अकर, ठीक है, व्हाट विल हैपन। तो इस तरह की क्वेश्चन तुमको एमसीक्यूज में आते हैं, तो इसको देख लो। एक होता है हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब क्या होता है? हाइपो मतलब होता है कम, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, the concentration of water outside the cell is higher than inside. Water enters the cell by osmosis. तो इसको अपने को समझना पड़ेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें, फॉर एग्जांपल बेटा, ये मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें पानी है, ठीक है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और यहां मैंने आरबीसी सेल रख दिया। कौन सा सेल रख दिया? आरबीसी। जिससे क्वेश्चन आता है मैं तुमको उसी के एग्जांपल से समझा रही हूँ। आरबीसी का मैंने सेल रख दिया। हाइपोटोनिक अपन जब भी बोलते हैं ना तो मतलब किसी के कंपैरिजन में बोल रहे हैं, मतलब जो अपन ने यहाँ सेल रखा है उसका जो सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग में ज्यादा पानी है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जब वाटर का कंसेंट्रेशन सराउंडिंग्स में ज्यादा हो, ठीक है, और ये जो सेल है उसमें इसके कंपैरिजन में कम पानी है, वाटर कंसेंट्रेशन कम है। एक और चीज, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन, है ना, और जो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन होता है वो कम होता है। तो मतलब इस सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस सेल, और सॉल्यूट कम है एज कंपेयर टू दिस सेल। कंपैरिजन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, कंपेयर करके कि इस सेल के कंपैरिजन में इसके पास कम सॉल्यूट है, ठीक है, और इसके पास उसके कंपैरिजन में ज्यादा सॉल्यूट है इसके कंपैरिजन में। अब कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ जाती है, ठीक है, तो जो वाटर होगा वो वाटर ज्यादा से कम की तरफ जाएगा ऑब्वियसली। तो आरबीसी को अगर तुम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो आरबीसी क्या करेगी? श्रिंक करेगी या फिर स्वेल करेगी। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी, इसको कैसे याद रख सकते हो। तो आरबीसी स्वेल करेगी क्योंकि पानी सराउंडिंग में ज्यादा है, तो वो आरबीसी सेल्स के अंदर मूव करेगा। तो आरबीसी विल स्वेल अप इन हाइपोटोनिक व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसको ट्रिक से याद रख लेते हैं। तो हाइपो को याद रखो हिप्पो से, ठीक है, हिप्पोपोटामस होता है ना, तो हिप्पोपोटामस कैसा होता है? फूला फूला होता है। तो उससे याद रखना कि अगर किसी भी सेल को तुम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो वो स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। हिप्पोपोटामस से याद रख लेना, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है, फूला फूला रहता है ना ये, स्वेल अप। प्लांट सेल का क्या हाल होगा? तो प्लांट सेल्स बिकम टर्जिड। अब प्लांट सेल क्या होगा? टर्जिड हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम आरबीसी को इस सेल में रखोगे तो एक टाइम आएगा कि अगर तुम बहुत टाइम तक आरबीसी सेल को हाइपोटोनिक में रखे रहोगे तो आरबीसी जो होगा फट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पानी आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर तुम प्लांट सेल को अगर तुम रखते हो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो प्लांट सेल बर्स्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेटा जो प्लांट सेल होता है उसके पास होती है सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल। अब जो प्लांट सेल होगा ना थोड़ा सा टाइट सा हो जाएगा, जिसको अपन बोल रहे टर्जिड। क्या बोल रहे? टर्जिड। मतलब ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ये है सेल वॉल, ठीक है। अब जो सेल वॉल होगी वो ऐसे सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो एक्सपैंड होते जा रही है, स्ट्रेच होते जा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी आते जा रहा है, पानी आते जा रहा है, तो वो स्ट्रेच होते जा रही है, स्ट्रेच होते जा रही है। फिर देखो होगा क्या, ये इतनी स्ट्रेच होते जाएगी कि यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करने लगेगी इसकी वॉल्स पर, ठीक है। लेकिन एक तरफ से सेल वॉल जो है वो भी तो उस पर एक अपोजिट प्रेशर लगा रहा है, तो ये जो सेल वॉल है वो उसको फटने नहीं देगा सेल मेम्ब्रेन को। इतना आया समझ में? लेकिन टर्जिड हो जाएगा। सो बिकम्स टर्जिड। टर्जिड मतलब swollen but does not burst because of the cell wall. एनिमल सेल को रखोगे तो swells and may burst because it does not have a rigid cell wall. एनिमल सेल के पास तो सेल वॉल नहीं है, तो उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा, तो बेचारा वो तो फट ही जाएगा ना अगर हाइपोटोनिक में रखोगे तो। एग्जाम्पल, सोकिंग रेजन्स इन वाटर मेक्स देम स्वेल, है ना, मैंने ये तो समझा ही दिए कब से।
देन आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को, अच्छा हाइपोटोनिक को ना अपन डाइल्यूटेड बोलते हैं, तुमने उधर ब्रैकेट देखा होगा, उस ब्रैकेट में लिखा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट कम हो, पानी ज्यादा हो। हाइपोटोनिक को अपन कंसंट्रेटेड बोलते हैं, मतलब गाढ़ा, जिसमें पानी की क्वांटिटी कम हो, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक का जस्ट उल्टा होता है। मतलब ये मैंने वापस से कंटेनर बनाया, ये पानी है, इसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस सेल, ठीक है। सराउंडिंग वाटर कंसेंट्रेशन सॉरी कम है, इसमें कम होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस सेल, ठीक है। और सल्यूट जो होगा वो इस सेल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। इस सेल में सल्यूट कम है और पानी ज्यादा है, तो ये बन गया हाइपरटोनिक। अब एक बात बताओ, आरबीसी सेल इसमें श्रिंक करेगा कि स्वेल करेगा? तो श्रिंक करेगा, क्यों? क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसमें पानी ज्यादा है, तो जो पानी होगा वो बाहर को जाएगा, ठीक है, एग्जिट होगा, एंड ऑस्मोसिस की जगह एक्सऑस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है, जिस वजह से आरबीसी विल श्रिंक, सिकुड़ जाएगा बेचारा। The concentration of water inside the cell is higher than outside. Water moves out of the cell. Plant cell shrinks and the cell membrane pulls away from the cell wall, ठीक है। अब प्लांट सेल में क्या हालत होगी? प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो पुल्स अवे का मतलब क्या होता है? ये सेल वॉल है प्लांट की और ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन बेचारी सिकुड़ती जा रही है, तो वो ऐसी होती जाएगी। पुल्स अवे मतलब इससे थोड़ी सी दूर होती जाएगी, खिंचती जाएगी इससे, ठीक है, मतलब इसको पुश नहीं कर रही है। पहले इसको पुश कर रही थी वो, क्योंकि फूलते जा रही थी हाइपोटोनिक में, लेकिन इसको ये पुश नहीं कर रही है, अभी खुद से खिंचते जा रही है, तो पुल हो रही है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। इसी को अपन बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक होने लगती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। एनिमल सेल में क्या हाल होगा? एनिमल सेल श्रिंक हो जाएगा, इसको बोलते हैं रीनेशन, क्रीनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल, रेजिन्स श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन। कभी ऐसा एक काम करना कि जो रेजिन है, किशमिश को शुगर सॉल्यूशन में रख देना या तो सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देना, मतलब ऐसे सॉल्यूशन में जो हाइपरटोनिक हो ना, उसमें अच्छा सॉल्यूट भरा हो, तो यू विल नोटिस कि वो जो रेजिन्स होंगी वो पानी बाहर मूव करेगी, ठीक है, पानी को बाहर ट्रांसफर करेगी, तो एंडोस्मोसिस, उसमें एक्सोस्मोसिस होने लग जाएगा और रेजिन्स सिकुड़ जाएंगी। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब अपन यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात करते हो, सारे सेल ऑर्गेनल सब अपने को इस चैप्टर के कवर करने हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेल वॉल अपन ने कवर कर लिया है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो मैंने तुमको सेल वॉल वाली चीज पढ़ा दी है कि सेल वॉल के साथ क्या हश्र होगा, है ना, आगे और भी आएगा सेल वॉल के बारे में, बट सबसे पहले स्टार्टिंग अपन करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, और आगे मैंने बहुत सारे डायग्राम्स भी लगाए हुए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। तो सेल जैसे हमारे आउटर मोस्ट कवरिंग है स्किन, तो हमारे सेल्स की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन मेड अप ऑफ टाइनी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनती है? लिपिड्स और प्रोटीन्स। अच्छा, लिपिड्स जो है वो एक बायोलॉजिकल टर्म है। लिपिड्स को एक्चुअली अपन बोलते हैं फैट्स। फैट्स को ही बायोलॉजी में अपन लिपिड्स बोलते हैं। जैसे अपन ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं? डक्ट बोलते हैं बायोलॉजी में, वैसे ही, है ना। तो जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, फैट्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, अब ये जो मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब ये सिर्फ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही सेल के अंदर या सेल के बाहर आने जाने देती है। allows only certain substances to pass in and out of the cell. देन प्रॉपर्टीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज है। तुम इंसान हो बेटा, हो ना, तो तुम्हारी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिससे लोग तुम्हें पहचानते हैं। उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है ड्यू टू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो फैट्स होते हैं, फैट्स भी घी देख लो तुम, है कितना फ्लेक्सिबल होता है कि नहीं, मतलब इसे स्मूथ सा होता है ना। और प्रोटीन्स, तो लिपिड्स की वजह से और प्रोटीन्स की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एकदम फ्लेक्सिबल सी होती है, ठीक है, इसलिए तो वो श्रिंक या फिर स्वेल अप हो पा रही है ना।
फिर कैन इनगल्फ फूड और अदर मटेरियल्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे जो बेटा डब्ल्यूबीसीज होते हैं, अपन यहाँ पर डब्ल्यूबीसीज, वो भी तो सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो क्या करते हैं, जर्म्स को मार देते हैं, बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। तो जैसे बहुत सारे बड़े बड़े डब्ल्यूबीसीज होते हैं, इसको मैक्रोफेजेस बोला जाता है। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाना है, मैं सिर्फ डब्ल्यूबीसीज बोल देती हूँ, ठीक है, उससे भी समझ जाओगे। तो जैसे बेटा जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ना, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स, वो क्या करते हैं, जैसे कोई जर्म्स है ना, वो उसने उस जर्म्स को मार दिया, फिर उस जर्म को मारने के बाद ना वो कचड़ा बॉडी में नहीं छोड़ते है ना, उन जर्म्स का कचड़ा, उन बैक्टीरिया का कचड़ा अपनी बॉडी में नहीं छोड़ते, वो उसको इनगल्फ कर लेते हैं ना, इतने बड़े बड़े से होते हैं रेगुलर शेप के, और उस कचड़े को बेटा अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं ना। ये भी छोटे ही होते हैं, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि ये छोटा है, ये बड़ा, ये छोटा है ना, दोनों ही छोटे से होते हैं। तो ये इस कचड़े को इनगल्फ कर लेते हैं, और इसी इनगल्फ करने वाली प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल, तो सेल के अंदर उसने इनगल्फ कर लिया, ठीक है। अमीबा फूड इनगल्फ करती है ना। फिर एग्जाम्पल अमीबा इनगल्फ फूड बाय एंडोसाइटोसिस। लो आ गया, जैसे अमीबा है ना बेटा, जहां पानी की, जहां वाटर करंट है, जहां पानी की धार होती है, जैसे पानी अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो अमीबा भी उसी डायरेक्शन में उसके साथ साथ फ्लो करती रहती है, और जो भी जैसे कोई फूड मटेरियल उसको मिल गया तो ऐसे करके वो स्यूडोपॉड बनाती है, इस तरीके से फेक फीट बनाती है, मतलब अपने को लग रहा होता है कि उसके पैर है लेकिन उसके पैर नहीं होते, और बेटा वो उसको घेर लेती है ना। जैसे तुम्हारे स्कूल में नहीं कोई बोलता है बाहर मिल, बाहर घेरता हूँ देखो, तो वैसे अमीबा फूड को ऐसे घेर लेती है और फिर उसके बाद उसको अंदर डाल लेती है अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू। इस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस, ठीक है, और फिर उसका पेट भर जाता है ना। चलो फंक्शंस, अब इसके फंक्शंस भी देख लो, प्रॉपर्टीज देख ली, स्ट्रक्चर देख लिया, फंक्शंस क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। सो कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स, किस मटेरियल को अंदर आने देना है, किस मटेरियल को बाहर जाने देना है, ठीक है। अच्छा एक बात तुम्हारे मन में आई होगी कि मैम सेल मेम्ब्रेन के पास के दिमाग होते हैं, मतलब वो कैसे सोच लेती है किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर जाने देना है। तो बेटा उसके पास दिमाग तो नहीं होता, ठीक है, वो तो तुम्हारे पास भी नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है। जैसे सेल मेम्ब्रेन है तो उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स डिसाइड कि किसको अंदर आने देना है और किसको सेल के बाहर जाने देना है। प्रोटेक्ट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। जिस तरीके से बेटा बाहर जैसे मान लो बहुत गर्मी है, अब जो तुम्हारे घर है, तुम्हारी जो घर की दीवारें हैं, तुम्हारा जो घर है वो तुमको शेल्टर दे रहा है कि नहीं, तुमको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं। उसी तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, है ना। चलो प्रोटेक्ट और इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, है ना। फिर हेल्प्स इन सेल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये सेल है एक और ये दूसरा सेल है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि तुमने, जैसे तुम्हें किसी दोस्त ने कोई बात बताई है ना, और तुमने उसको किसी और को जाके चुगल दी है ना, बहुत गलत बात है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि तुम्हें किसी दोस्त ने कोई बात बताई, उसने बोला कि किसी को मत बताना, तुम मेरी सीक्रेट कीपर है ना, और तुम अपने किसी सीक्रेट कीपर को उसकी बात जाके फैला रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम कम्युनिकेट कर रहे हो। तो सेल भी बेटा कम्युनिकेट करते हैं, है ना, लेकिन वो तुम्हारी तरह गॉसिप नहीं करते। वो क्या करते हैं, जैसे सेल्स हैं, इसको, इसके पास कुछ मटेरियल है, इसको ट्रांसपोर्ट करना है ना, तो उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो सोचते हैं कि इस मटेरियल को आने देना है कि नहीं आने देना है। तो सेल के बीच में भी कम्युनिकेशंस होते हैं, है ना, और जैसे सिग्नल्स होते हैं, जैसे एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, इनके बीच में जो सिग्नल्स एक से दूसरे को ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जैसे तुम बातें ट्रांसपोर्ट करते हो ना एक से दूसरे में, उस तरीके से सिग्नल्स को कम्युनिकेट करते हैं एक से दूसरे में। इसको बोला जाता है सेल कम्युनिकेशन। और ये जो सेल कम्युनिकेशन होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, क्योंकि सबसे बाहर की लेयर तो सेल मेम्ब्रेन ही होती है ना। तो किस चीज को अंदर आने देना है, किस सिग्नल को अंदर आने देना है, ट्रांसपोर्ट होने देना है कि नहीं होने देना है, वो सारी चीजें भी कौन डिसाइड करता है, वो सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है, ठीक है। ये तुम अपने घर में हो, है ना, अब तुम्हारे घर में किसको आना है किसको नहीं आना है वो कौन डिसाइड करेगा, वो तुम डिसाइड करोगे। अरे नेक्स्ट, अब अपन पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेल वॉल तो फाउंड इन प्लांट सेल्स। सेल वॉल किस में होती है, प्लांट सेल्स में होती है। इसके अलावा सेल वॉल फंजाई में होती है और कुछ बैक्टीरियाज में भी होती है। बेटा अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम पानी को एकदम उबाल के पी रहे हो, उसमें से बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो ऐसा बहुत
कम होता है क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल होता है, सेल वॉल होती है जो आसानी से नहीं टूटती है ना, तो बैक्टीरिया तब भी जिंदा रहता है। इतना समझ में आया? लेकिन सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड फंजाई एंड सम बैक्टीरिया, सेल वॉल प्लांट सेल में तो होती है, साथ में फंजाई में भी होती है। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है उसको बोला जाता है सेल्यूलोज, ठीक है। और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकन की, और फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसका नाम होता है काइटिन। तो बेटा ये फायदा होता है जब बायो वाली मैम पढ़ा रही होती है, ठीक है, ठीक है। तो लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल वॉल कहाँ होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाहर आती है सेल वॉल। मेड ऑफ सेल्यूलोज विच प्रोवाइड्स रिजिडिटी, प्लांट की बात हो रही है, तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है जो उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। रिजिडिटी मतलब होता है कि उसको मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, कि अगर कोई हार्श वेदर भी है तो ये नहीं कि बेटा प्लांट की जो लीव्स है वो एकदम झड़ गई, सारी लीव्स ही झड़ गई है ना, प्लांट ऐसे ही हो गया। फिर इसके बाद फंक्शंस देख लेते हैं सेल वॉल के। प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी अपन ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा, तो मैंने बोला था कि प्लांट सेल्स जो होते हैं ना उसकी सेल मेम्ब्रेन टर्जिड हो जाती है ना, जो प्लांट सेल होता है वो टर्जिड हो जाता है अगर अपन उसको हाइपोटोनिक में रखते हैं। तो वही एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, तो एनिमल सेल तो फट जाता है अगर अपन उसको हाइपोटोनिक में रखते हैं। तो तुम जैसे नहाकर आते हो तो तुमने देखा होगा तुम्हारे जो हाथ होते हैं फूल जाते हैं, ठीक है। वो क्यों फूल जाते हैं? इधर इधर से फूल नहीं जाते, ऐसा लगता है फोले फोले से हो गए, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ना। मतलब इसी चीज की वजह से हुआ है कि तुम नहा रहे हो तो जो पानी है वो तुम्हारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तो तुम्हारे सेल में चले गया, और इस वजह से तुम्हारे जो सेल्स है वो फूल गए, ठीक है। तो प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो जो सेल वॉल होती है वो प्लांट को मदद करती है कि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बर्स्ट ना करे, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्प्स द प्लांट सेल मेंटेन शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। जो प्लांट सेल होते हैं शेप, जैसे अपने यहाँ जब घर बनता है तो ऐसे पिलर्स नहीं लगा देते हैं, है ना, पिलर्स, फिर उसके ऊपर ईंट रखते हैं, है ना। तो ये जो चीजें होती हैं वो अपने जो घर का शेप होता है, साइज होता है, जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करती है, वो जो पिलर्स होते हैं। उसी तरीके से बेटा जो सेल वॉल होता है ना वो प्लांट के सेल शेप को मेंटेन करता है और सेल के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है, ठीक है। allows the plant to withstand greater changes in the surrounding environment than animal cells। फिर मैंने तुमको बताया कि एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। वो इसलिए होती है कि प्लांट सेल बेटा चल तो नहीं पाती कि वो कि अगर तेज बारिश आई या तेज धूप आई तो बेटा वो चल के अपने घर में जाके छुप गए, ऐसा तो नहीं होता है। तो अगर उनको हार्श वेदर आया कि बहुत तेज आंधी चली, है ना, बहुत तेज सनलाइट है ना, बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है, तो भी वो अपने आप को परसिस्ट कर पाए ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में, इसलिए उनके पास होती है सेल वॉल। प्लाज्मोलाइसिस मैंने तुमको समझा ही दिया, इसको और देख लेते हैं। व्हेन अ प्लांट सेल लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस द सेल मेम्ब्रेन श्रिंक्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। मैंने बोला था कि अगर अपन प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, इफ अ रेड ब्लड सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इट विल। अगर तुम आरबीसी को हाइपोटोनिक में, अब इसको बार बार तुम बना के तो देखोगे नहीं, ट्रिक से याद रखो। हाइपो मतलब होता है हिप्पो, हिप्पोपोटामस कैसा होता है, मोटा होता है ना, फूला फूला सा होता है। तो इसका मतलब अगर तुम किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो फूल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, श्रिंक, बर्स्ट, रिमेन द सेम, डिसइंटीग्रेट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बर्स्ट हो जाएगा, फूल के बेटा फट ही जाएगा, बर्स्ट। फिर व्हेन रेजिन्स आर केप्ट इन प्योर वाटर दे, ठीक है। अगर रेजिन्स को अपन प्योर वाटर में रखते हैं तो क्या होगा, तो प्योर वाटर मतलब क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ही हुआ एक तरीके से कि उसमें मिनरल्स हैं थोड़े बहुत, बाकी पानी ही पानी है। तो अगर तुम हाइपोटोनिक में रखोगे रेजिन्स को तो रेजिन्स ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस, बर्स्ट ड्यू टू क्यों लिखा हुआ है, इसके पहले क्या, अच्छा श्रिंक है, श्रिंक ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस, बर्स्ट ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस, swell due to end osmosis, remain unchanged। यहां पर सही ऑप्शन ये होगा swell due to end osmosis, ठीक है। ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस व्हाट हैपेंस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब प्लाज्मोलाइसिस होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या होता है, ठीक है, इट बर्स्ट, इट पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, इट पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल।
The absorption of water by plant root hairs mainly occurs due to डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैंने तुमको ये चीज अभी समझाई थी कि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है, वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, फिर वो जो पूरे वाटर और मिनरल्स होते हैं वो पूरे थ्रू आउट द प्लांट बॉडी किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो होते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। assertion रीजन, ऑस्मोसिस अकर्स अक्रॉस एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। ये वाला तो तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, तुम लोग मुझे बताओगे। तो इतना था। एक और सोल्यूशन है आइसोटोनिक, जो शायद मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैं ऐसे ओरली बता देती हूँ। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सेम, ठीक है, जब सराउंडिंग वाटर है, ठीक है, और जैसे सेल है, अगर दोनों में वाटर का कंसेंट्रेशन सेम होता है तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है कि पानी ना अंदर से बाहर जा रहा है ना बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है, वो अनचेंज्ड है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर होता है वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन मतलब होता है, यहाँ डेफिनेशंस तो मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि डेफिनेशंस लिखी हुई हैं ऑलरेडी। तो डिफ्यूजन मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस भी सेम होता है, द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ऑस्मोसिस में आ जाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस हमेशा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, और डिफ्यूजन किसी से भी हो सकता है, मतलब इट डज नॉट रिक्वायर अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन जो होता है वो सबके लिए होता है, हर स्टेट के लिए होता है, जैसे सॉलिड्स के लिए भी होता है, लिक्विड्स के लिए भी होता है, एंड गैसेस के लिए भी होता है। बट जो अपने ऑस्मोसिस होता है वो सिर्फ लिक्विड्स के लिए होता है, सिर्फ वाटर के लिए होता है या फिर जो लिक्विड्स है। इतना समझ में आया। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने बता ही दिए थे, ठीक है। डिफ्यूजन का एग्जाम्पल तुम अगरबत्ती वाला लिख सकते हो, ठीक है, एंड ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो थ्रू आउट द प्लांट बॉडी वाटर को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, थ्रू ऑस्मोसिस। और रेजिन्स का एग्जाम्पल लिख देना, बहुत ईजी है वो तो, ठीक है। सो दिस इज इट। तो याद रखो, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया में होती है, एनिमल्स में नहीं। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में जरूर बताना कि कैसा लगा पढ़ के। तो अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अभी इंस्टॉल करो फ्यूकी एजुकेशन ऐप। बाय बाय।